नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट 2 में, जो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। एक सेल ट्रांजैक्शन में दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी और एक एग्रीमेंट टू सेल। अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट में सेल ट्रांजैक्शन या पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट का जिक्र नहीं है, तो क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को या जिसने परचेज़ किया है। क्या डिफरेंस है अगर वो इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि इस इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया जा रहा है। तो इन दोनों सवालों को देखते हैं। तो इसके पहले कि हम इन दोनों सवालों के जवाब तलाशें, मैं ये बताऊं कि प्रीवियस वीडियो में जो पार्ट 1 था पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड, जिस केस को लेकर हम चले हैं और जिसका डिस्कशन अभी होना है, पहले भी हुआ है और अब भी होगा, एम.एस. आनंद मूर्ति वर्सेस मंजुला। 2025 का जजमेंट है। 27 फरवरी 2025 को ये जजमेंट लिखा गया है डिवीज़न बेंच के द्वारा। और ये मैंने कल भी जो वीडियो अपलोड किया उसमें भी ये जिसका जिक्र किया था कि जो ये जजमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो वो लेटेस्ट जजमेंट पे मैं डिस्कशन करता हूँ। तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल तो सब्सक्राइब करें ही, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो रीसेंट अपलोड हो, जिसमें रीसेंट जजमेंट का डिस्कशन होता है, वो आप तक पहुँच सके। अब जिस केस की बात कर रहा हूँ अनंत मूर्ति वाली, उसमें आपको शॉर्ट में फैक्ट बता दूं कि मुनियप्पा एक प्लॉट सेल करते हैं जिसमें वो पावर ऑफ अटॉर्नी, नोटोराइज पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करते हैं और एक एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट करते हैं 1986 में। बाद में 1997 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 1998 में जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर सरस्वती होती है, वो अपने बेटे के फेवर में सेल डीड कर लेती है। इसी बीच 2003 में जो मुनियप्पा के एलआर्स होते हैं, उसके जो वारिस होते हैं, वो एक सेल डीड एग्जीक्यूट कर देते हैं कि किसी और के फेवर में, और फिर ये डिस्प्यूट होता है। दो धाराएं होती हैं जो उस प्रॉपर्टी को लेकर अलग अलग जगह से अलग अलग डॉक्यूमेंट की बेसिस पर क्लेमेंट होते हैं उनके बीच। और इसी में जो क्वेश्चन एराइज होता है फिर इन सब फैक्ट्स में कि क्या अगर जीपीए को पढ़ते वक्त उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि जो होल्डर है उसके किस इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जीपीए एग्जीक्यूट किया है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। आप सभी जानते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक एजेंसी को क्रिएट करता है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मंजुला वाले केस में जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बॉस्टीड, जो एक लॉ के जानकार हैं, उनकी किताब है एजेंसी पे, उसको कोट करते हुए कहते हैं कि किस सिचुएशन में कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोकेबल होता है। तो उसमें कहा कि जहाँ भी जो अथॉरिटी दिया गया है किसी एजेंट को, और वो अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए दिया गया है और उस वैल्यूएबल कंसिडरेशन को सिक्योर करने के लिए वो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया गया है, तो वो रिवोकेबल नहीं होता है, उसको ऐसे यूनिलेटरली कैंसिल नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उसका जो एजेंसी है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी, उसका पर्पस है उस पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के इंटरेस्ट को सिक्योर करना, लेकिन केवल इसलिए कि उसका कोई इंटरेस्ट है उसमें, और अगर उसके इंटरेस्ट को सिक्योर नहीं किया गया उस एजेंसी के द्वारा, तो वो रिवोकेबल हो सकता है। ये अटॉर्नी बड़ा ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और ख़ासकर जब ये एग्रीमेंट टू सेल के साथ जुड़ जाता है तो और भी एक डिफरेंट पर्पस एक्वायर कर लेता है। और फिर चूँकि ये सेल डॉक्यूमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं है, तो इसको कोर्ट को इसके लैंग्वेज को इसको इंटरप्रेट करके एक रास्ता निकालना होता है जस्टिस डिस्पेंस करने का। अब इस जो एजेंसी के कॉन्सेप्ट को, पावर ऑफ अटॉर्नी कॉन्सेप्ट को, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक गारमेंट सेलर है जिसके पास एजेंसी है मैन्युफैक्चरर का, और वो कपड़ा सप्लाई करता है, और वो अगर ये क्लेम करता है कि जो कपड़ा उसे दिया गया है उस पर उसका इंटरेस्ट है, और वो उस पर अपना इंटरेस्ट क्लेम करता है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट का ये कहना है
कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका इंटरेस्ट इसमें है कि जो भी परसेंटेज तय हुआ है उसके सेल प्रोसीड में से, अगर वो 10% उसको सेल प्रोसीड में से देना है तो उसका इंटरेस्ट केवल वो 10% का सेल है, ना कि वो जो कपड़ा सप्लाई हुआ है उसको, उसमें कोई उसका इंटरेस्ट है। और ये जिस केस में डिसाइड हुआ वो है दालचंद वर्सेस सेठ हजारीमल, और ये 1931 का केस है, मध्य प्रदेश का। 1931 एसएससी ऑनलाइन एमपी 57। एक दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल और अब मैं आपको देता हूँ जो एजेंसी को क्लैरिफाई करेगा, जो कॉन्सेप्ट को बेहतर करेगा कि एक आदमी डिग्री होल्डर होता है, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट कर देता है किसी के फेवर में कि भाई तुम डिग्री को एग्जीक्यूट करवाओगे और जिस डिग्री में जिसका जो प्रोसीड आएगा, डिक्रीटल अमाउंट हमें मिलेगा, उसमें से तुम्हें मेहनताना भी मिलेगा और आउट ऑफ पॉकेट कोई एक्सपेंसेस है तो वो भी तुम्हें मिलेगा। अब बाद में वो उस अटॉर्नी को रिवोक कर देता है तो मामला कोर्ट पहुंचता है। वहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि जो डिक्री में कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट किया गया था, वो केवल उसका इंटरेस्ट केवल उतना था कि जो डिक्रीटल अमाउंट में मिलेगा उसमें से वो उसके मेहनताना को दिया जाएगा और खर्चे को दिया जाएगा। तो कोर्ट का ये कहना था कि इसमें हाँ, अगर उसमें एक ये भी लिखा हुआ था कि विदाउट कंसेंट ये अटॉर्नी को कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो जो अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब कोर्ट का ये कहना था कि अधिक से अधिक वो अपना जो एक्सपेंसेस हुए हैं चाहे या उसका जो मेहनताना हुआ है वो उसको क्लेम कर सकता है और उसका उस डिक्रीटल अमाउंट पे कोई क्लेम नहीं है। और ये जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो केस है पलानी वनन वर्सेस कृष्ण स्वामी कोनार। ये भी 1945 का जजमेंट है, एससीसी ऑनलाइन मद्रास 119। इसमें मद्रास हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट किया गया था उसका प्राइमरी एम था डिक्री को एग्जीक्यूट करके उसके डिक्रीटल अमाउंट को रिकवर करना, और उसमें से इसके प्रोविज़न थे कि भाई इसको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा और उसके खर्चे दिए जाएंगे, और उसके इस खर्चे को इंडेमनीफाई करने के लिए उसके खर्चे को इंडेमनीफाई भी किया गया था इसमें। लेकिन जो इस पावर ऑफ अटॉर्नी का ऑब्जेक्ट था वो अटॉर्नी होल्डर के इंटरेस्ट को सिक्योर करना नहीं था कहीं भी, तो इसलिए जो एग्जीक्यूटेंट था वो उसको कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पे इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको थोड़ा याद दिलाऊं कि पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो ये एक्सेप्शंस दिए गए हैं रिवोकेशन के, क्योंकि नॉर्मली सेक्शन 201 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है उस सर्कमस्टांसेस को डील करता है जहाँ पे अटॉर्नी को रिवोक किया जा सकता है। वहीं सेक्शन 202 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि किस सिचुएशन में ये रिवोक नहीं किया जा सकता है। तो इसके दो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, ये बड़ा फेमस इलस्ट्रेशन है, मैं एक बार और आपसे शेयर कर लेता हूँ जिससे कि आपको मेमोरी में ये सेट हो जाए और आपको याद रहे कि ए एक अथॉरिटी देता है बी को एक लैंड बेचने के लिए, और ये कहता है कि जो पैसा आएगा उसमें सबसे पहले ए ने जो लोन लिया हुआ है बी से वो उसको जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट है उस अटॉर्नी में, अटॉर्नी होल्डर का, इसलिए उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। वहीं पे दूसरा एक इलस्ट्रेशन है कि ए 1000 बेल्स ऑफ कॉटन भेजता है बी को और जिसके लिए उसने एडवांस पे किया हुआ था, और ए अथॉरिटी देता है बी को कि इस कॉटन को बेचोगे और जो तुम्हारा एडवांस है वो एडजस्ट करोगे। तो जब तक इसका इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं होता, इन दोनों एग्जाम्पल से ये निकल के आता है इलस्ट्रेशन से कि जब तक अटॉर्नी होल्डर का इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो अटॉर्नी कैंसिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अटॉर्नी का पर्पस ही है उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अब इस डिस्कशन के बैकग्राउंड में हम लौटते हैं अनंत मूर्ति वाले केस को, जिसका डिसीजन 27 फरवरी 2025 को जस्टिस पारदीवाला ने अपने लिखे हुए जजमेंट में किया। उन्होंने भी जो जीपीए वहाँ पे था, जो पावर ऑफ अटॉर्नी वहाँ थी, उसके एक एक पारा को स्टडी किया और डिस्कस किया, और उसमें हर एक पारा के
वो डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा कि जो इसका बेसिक पर्पस था इस पावर ऑफ अटॉर्नी का, कि वो मेंटेन करे शेड्यूल प्रॉपर्टी को, और अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल वगैरह में इंटर करता है तो जो भी एडवांस मिलता है एडवांस को रिसीव कर सकता है और डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन इस पूरे पावर ऑफ अटॉर्नी में ये कहीं नहीं आया कि इस पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने का पर्पस जो अटॉर्नी होल्डर है या बायर है यहाँ पे उसके इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। तो कोर्ट का ये कहना था कि ये जीपीए रिवोकेबल है, और इस सिचुएशन में जो एग्जीक्यूटेंट था मुनैयप्पा, उसके डेथ के बाद ये जीपीए इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा, और चूँकि इसका पर्पस बायर के इंटरेस्ट को सिक्योर करना नहीं था। और ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है, इसमें और भी बहुत सारे पहलू हैं इस जजमेंट में। मैं इसमें एक पार्ट और बनाऊंगा जिस पार्ट में कंक्लूड करूंगा, क्योंकि एक एक आस्पेक्ट को कोर्ट ने इतना बड़े और सच ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी इस डिस्कशन के बाद ही पावर ऑफ अटॉर्नी के इम्प्लीकेशन को, उसके रिवोकेबिलिटी को इतनी बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। तो आप भी अगर ये जजमेंट पढ़ने का मौका मिलता है तो पढ़िए, और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए मुझे। इसके कंटेंट से रिलेटेड कोई व्यू है, चाहे इस इशू से रिलेटेड कोई भी आपके ओपिनियन है, तो वो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि और मैं आपके इश्यूज़ को डिस्कस करूँगा। तो आज यहीं तक। इसमें बहुत सारे ऐसे और भी एस्पेक्ट हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड इस डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। आप तीसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।